हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन सभी आर्टिकल्स या एडिटोरियल को कवर करने की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 1 से, जिसकी एक्सटेंशन पेज नंबर 7 तक गई है, जो नारी अदालत या फिर वुमेन कोर्ट से रिलेटेड है। अब इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नारी अदालत हमारे ऑलमोस्ट 50 विलेजेस ऑफ आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में ये कंट्री वाइड भी फैल जाएगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर भी बता दिया गया है कि नेक्स्ट वीक में ये क्या क्या काम करने वाली है। अब बेसिकली नारी अदालत या फिर वुमेन्स कोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नारी अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर है। अब ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है? हमें पता है कि अगर हमें कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना हो, यानी कि कोई भी झगड़ा सुलझाना हो, तो हम कहाँ जाते हैं? हम सब जानते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, सभी जाते हैं कोर्ट। लेकिन कोर्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले एक टाइम होना चाहिए, ऊपर से हमें काफ़ी खर्चा हो जाता है कोर्ट में किसी भी केसेस को लड़ने में। इसीलिए गवर्नमेंट एक अल्टरनेटिव के साथ आई है कि आप अपने छोटे मोटे डिस्प्यूट को आपस में ही रिजॉल्व कर लो। अब आपस में रिजॉल्व कैसे कर लो? एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी आप दोनों की डिस्प्यूट को सुनेगी और एक फैसला सुना देगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक वुमेन्स कोर्ट बनाया गया, जो कि बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील किया करेगी। तो अब नारी अदालत के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये नारी अदालत में ऑलमोस्ट 7 से 9 मेंबर्स होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कोई नारी अदालत किसी विलेज में बनाई गई जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उसमें 8 मेंबर्स हैं। अब इन 8 मेंबर्स में से 50% मेंबर्स जो होंगे वो होंगे ग्राम पंचायत से इलेक्टेड। अब ये बाकी के जो 50% मेंबर्स होंगे वो होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन नॉमिनेट हो सकते हैं? नॉमिनेशन के लिए वहाँ के टीचर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर या फिर कोई एलाइड पर्सन, यानी कि कोई बुजुर्ग अनुभवी को वहाँ पे इन 50% सीट्स पे बैठाया जा सकता है। इन 50% को हम लोग बोलेंगे न्याय सखीस, और इनमें से ही एक हेड चुना जाएगा जिसे कहेंगे मुखिया न्याय सखी। और ये सभी के सभी मेंबर्स सिर्फ 6 महीने के लिए ही इलेक्ट किए जाएंगे या फिर नॉमिनेट किए जाएंगे, मतलब इनका टेन्योर सिर्फ 6 महीने का रहेगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की ओर, जिसमें बताया गया है कि ये नारी अदालत हमारे मिशन शक्ति के अंडर काम करने वाली है, जिसका मेन फोकस था स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरिंग। और एट द एंड ये बताया गया है कि नारी अदालत के कोई भी फैसले एक लीगल स्टेटस नहीं रखेंगे, यानी कि अगर दोनों पार्टी उस फैसले से खुश नहीं है तो वो आगे कोर्ट में केस कर सकते हैं और एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जस्टिस पा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल के साथ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये बेसिकली रिलेटेड है चाइना के एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अब चाइना ने गैलियम एंड जर्मेनियम के एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दिया है, और इसके रीजन में उन्होंने कहा है कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम पर रोक लगाएंगे, यानी कि उसे लिमिट करेंगे। सेकेंडली उसने ये कहा है कि अगर किसी भी तरह के इलीगल एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए वो पेनल्टी फाइन मारेंगे, या फिर अगर इस लॉ को डीम्ड किया गया तो वो एक क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट आएगा। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात कहाँ आ रही है? बेसिकली गैलियम का 80% एक्सपोर्ट अकेले चाइना करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और गैलियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी सेमीकंडक्टर के लिए। सेकेंडली 60% ऑफ द जर्मेनियम भी हमारे चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो अचानक से, और ये भी हमारे इंफ्रारेड और काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो अचानक से इसकी एक्सपोर्ट रुकने की वजह से, जो कि चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो ऑलमोस्ट 1 अगस्त से इसके एक्सपोर्ट को बिल्कुल कम कर देगा, तो इसकी वजह से इनकी प्राइसेस काफ़ी राइज हो जाएगी।
जैसा कि बताया जाता है 71% ऑफ गैलियम एंड 45% ऑफ जर्मेनियम हमारी यूरोपियन कंट्री एक्सपोर्ट करती है चाइना से। अब इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर चाइना ने ऐसा स्टेप लिया क्यों। तो अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने क्या किया, एक सैंक्शन लगाया चाइना के ऊपर कि वो किसी भी तरह के सुपर कंप्यूटर चिप्स वो चाइना या फिर उन कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेगी। उनका कहना था कि बेजिंग जो कि चाइना के कैपिटल है वो वहाँ पे इसका यूज़ कर रही है डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, जो कि यूएस के पर्सनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। अब यूएस हमारी इन सब चीज़ को जैसे कि सुपर कंप्यूटर या फिर अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाती कैसे है, सेमीकंडक्टर की मदद से। सेमीकंडक्टर का एक मेजर सोर्स क्या है, गैलियम। तो चाइना ने क्या किया कि कहा कि अगर आप हमें सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो हम आपको गैलियम जैसी प्रोडक्ट ही नहीं देंगे जिससे आप उन सब चीज़ों को बना पाओ। तो बेसिकली चाइना ने एक तरह से बदला लिया है यूएसए से, क्योंकि उन्होंने उसे टेक्नोलॉजीज देने से मना किया। तो चाइना ने कहा कि हम आपको वो रॉ मटेरियल ही नहीं देंगे जिससे आप वो टेक्नोलॉजी बना पाओ, आप करो जो करना है। अगले पैरा में ये बताया गया है कि चाइना किस तरह ये एलिगेशन ले रहा है। सबसे पहले तो बताया गया एक स्पोक पर्सन माओ निंग ने कहा है कि वो किसी भी तरह के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहती है। बट इसी पैरा में हमारे एक्स वाइस मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि वो ये बिल्कुल एक बदला है और इस तरह के मेजर्स के लिए अगर फ्यूचर में वर्ल्ड तैयार रहे, अगर इस तरह के सैंक्शन वो चाइना पर लगाते हैं तो। और फाइनली लास्ट पैरा में बताया गया है कि किस तरह ये इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में तो इंडिया को ये बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया भी सेमीकंडक्टर के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो अचानक से अगर रॉ मटेरियल या सप्लाई सेमीकंडक्टर की कम होगी तो ऑब्वियसली इंडिया को इम्पैक्ट होगा। बट इंडिया एक नेटिव स्टेज में है, तो इंडिया को अलग अलग अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, जैसे कि सिलिकॉन या फिर अलग अलग मटेरियल जिससे वो सेमीकंडक्टर बना सके। सेकेंडली राजीव मैत्रा ने यह भी कहा है कि हमारा गैलियम और जर्मेनियम जिंक एंड एल्युमिनिया का एक बाय प्रोडक्ट है, तो इंडिया को इनके बाय प्रोडक्ट को अच्छी तरह रिफाइन करने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे पास जर्मेनियम और गैलियम की प्रोडक्शन बढ़े और हमें फ़ायदा हो। तो इस आर्टिकल को एंड करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये बेसिकली है हमारे इंडिया और रशिया के ट्रेड के बारे में। हमें पता है कि इंडिया एक काफ़ी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है रशिया से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट किया है रशिया से और हम उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे इन द सेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, क्योंकि यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाया है, इसलिए हम लोग डॉलर्स में पेमेंट कर नहीं सकते। रशिया इंडियन रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और अगर चाइना की युआन करेंसी में हम लोग पेमेंट करते हैं तो बेसिकली हम लोग चाइना को प्रमोट कर रहे हैं। अब बेसिकली इस आर्टिकल की बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि कुछ समय पहले तक हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट वेस्ट एशिया, यूएस और वेस्ट अफ्रीका से आ रहे थे। अगर हम सीधी सीधी लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे था हमारा इराक, सेकेंड नंबर पे थे हमारे सऊदी अरबिया, फिर थर्ड नंबर या उसके नीचे आते थे रशिया। नॉट इन द थर्ड नंबर बट काफ़ी नीचे आते था। बट 2023 में क्या हुआ, रशिया सेकेंड पोजीशन पे आ गया सऊदी अरबिया को पीछे छोड़कर। और अगर करंट डेटा की बात की जाए तो इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, यानी कि रशिया ने इराक को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 13 टाइम्स हमारी ट्रेड बढ़ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन थी 21-22 में। अब हम लोग ऑलमोस्ट 31 बिलियन के ऑयल इंपोर्ट कर चुके हैं। अब यूएसए ने एक कैप लगाया था कि $16 से ऊपर के बैरल को आप नहीं खरीद सकते रशिया से, बट इंडिया ने सारे के सारे लॉस ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। पहले ये इस लॉ को ऑलमोस्ट मान रहे थे, बट जब से ये प्राइसेस इन्फ्लेट हुए हैं इसने ये लॉ को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बेसिकली यहाँ के पेमेंट के बारे में समझते हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया को काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में रशिया के ऑयल मिल रहे थे, बट अब डिस्काउंट काफ़ी कम कर दिया गया है रशिया के द्वारा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वॉर के टाइम रशिया को
काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत थी, क्योंकि सभी कंट्री ने उस पर सैंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो अपने ऑयल को सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसके फंड्स रुक गए थे। तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में अपने ऑयल को दे रहा था, जो कि काफ़ी अच्छे ग्रेड के नहीं थे, बट फिर भी वो बिक रहे थे। इंडिया भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में उसे इम्पोर्ट कर रहा था। बट अब चाइना ने भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में उससे ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसिया ने अपने डिस्काउंट को घटाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोअर ग्रेड ऑयल की भी शॉर्ट सप्लाई हो चुकी है। तो बेसिकली इंडिया ने $60 पर बैरल के भी नियम को तोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका ने जो कैप लगाया था कि आप $60 से ऊपर के कॉस्ट के ऑयल नहीं खरीद सकते पर बैरल, तो इंडिया ने अब उससे ऊपर के भी कॉस्ट के ऑयल खरीदा है। अब इसके बाद रूपी रूबल मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। इंडिया का कहना है कि हम लोग रूपी या रूबल में एक्सचेंज कर लेते हैं, बट इसमें भी मेनली दो कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि हम रूबल में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रूबल एक मार्केट बेस्ड या मार्केट एनालाइज्ड पैसा नहीं है। रूबल की वैल्यू एक कैपिटल कंट्रोल है, यानी कि वो काफ़ी इन्फ्लेटेड रहती है, बढ़ी हुई रहती है। सेकेंडली, रूपी में रशिया पेमेंट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो काफ़ी वॉलेटाइल है। सेकेंड रीज़न, मेन रीज़न ये है कि हमारे पास ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ। तो अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ऑलमोस्ट $43 बिलियन रशिया को देने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम रुपये में पेमेंट करते हैं पूरे के पूरे $43 बिलियन, अब रशिया के पास कितने आ गए? ऑलमोस्ट $40 बिलियन। अब ये उसे खर्च कहाँ करेंगे? जैसा कि हमारे डेटा में भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट 1.6% ट्रेड ही पूरे वर्ल्ड में रुपये में हो रहा है, तो उसे वो इंडिया के रुपये वो खर्च कहाँ करेंगे? सेकेंडली, इंडिया से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट भी नहीं करता है। अगर ऐसा रहता कि रशिया को इंडिया से कोई सामान चाहिए होता तो वो वापस उस रुपये को देकर वो सामान खरीद सकता था, बट ट्रेड की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट $3 बिलियन ही है। तो रशिया के पास जितने भी रुपये जाएंगे वो तो उसके लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, वो बस उसके पास पड़े रह जाएंगे। इसलिए ये मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो गया। आखिर में बताया गया है कि व्हाट नेक्स्ट। इसमें बताया जाता है कि युआन में अगर इंडिया पेमेंट करता है तो वो बेसिकली चाइना को और एम्पावर कर रहा है। और आखिर में एक सॉल्यूशन दिया जाता है कि इंडिया को रशिया को कन्विंस करना चाहिए कि वो यहाँ के एनर्जी प्रोजेक्ट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि उनके पैसे वो यहाँ पे ही यूज़ होते रहें और एट द एंड उन्हें वो मिल जाए। इस तरह से उनका वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। तो इस आर्टिकल में भी बेसिकली यही बताया गया था। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 9 से, और ये बेसिकली है आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि किस तरह आयुष्मान भारत अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और विद इन कुछ सालों में वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगा और सभी डिजीज को वो टैकल करने की कोशिश करेगा। इसमें बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फॉर कॉमन, ये बेसिक ओरल हेल्थ, एल्डरली एंड पैलेटिव हेल्थ सर्विस सेंटर और इन तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट 171 मेडिसिन हर प्राइमरी सेंटर में दिए जाएंगे। 63 एंड 14 डायग्नोस सेंटर खोले गए हैं और सेकेंडली ऑलमोस्ट 1.29 लाख नए पोजीशन सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में भी बनाए गए हैं। और एट द एंड इसमें यह बताया गया है कि इनका मेन एम है कि वो कभी सभी को घर के पास ही सभी तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से छुटकारा दिला पाएं, और इस तरह के एम को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बस यही बातें की गई थी। अब इसके डेटा को हम लोग थोड़े से ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, और अगले आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 11 से, जो बेसिकली है हमारे क्लोथो इंजेक्शन रिलेटेड। अब ये बेसिकली है क्या? क्लोथो बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी में ही पाई जाती है, मेनली किडनी में। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये बताया गया है कि बेसिकली क्लोथो इंजेक्शन को मंकी में इंजेक्ट किया गया और देखा गया कि उनकी कॉग्निटिव फंक्शन काफ़ी अच्छे से बूस्ट हुई। कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि लर्निंग पावर, थिंकिंग पावर, मतलब मेंटल एबिलिटी। जहाँ पहले कुछ छुपाए हुए चीज़ों को मंकीज 45% ऑफ द टाइम ढूंढ पा रहे थे करेक्ट लोकेशन, इंजेक्शन के बाद वो ऑलमोस्ट 60% हो गए हैं।
तो इसे बताया जा रहा है कि ये ह्यूमन के न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को भी ठीक करने में काम आ सकता है। तो इसके बारे में हम याद रख सकते हैं, ये एक बेसिकली ऐसा इंजेक्शन है जो कि लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है, यानी कि एज बढ़ाता है, और कॉग्निटिव फंक्शन को तेज करने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड आवर इनिशिएटिव, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. We will keep posting Hindu analysis on the daily basis. See you all in the next video.